हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। कैपेसिटेंस के अगले पार्ट में आज हम डिस्कस करते हैं एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। इसके लिए मैंने कंडक्टर ले लिया जो कि स्फेरिकल है, इसकी रेडियस आर है और इस पर अपन ने क्यू चार्ज जो है वो असाइन किया है। अब देखिए, जब भी किसी पर चार्ज असाइन करते हैं तो वो एक साथ पूरा क्यू नहीं देते हैं, बल्कि धीरे धीरे उसकी चार्जिंग की जाती है। तो सपोज पहले चार्ज 0 रहा होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्यू तक पहुंचेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, इस प्रोसेस की वजह से ये निकालने के लिए अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि कोई इंस्टेंट है जिस पर चार्ज स्मॉल क्यू था, क्योंकि 0 से कैपिटल क्यू के बीच में कहीं भी रहा हो, और उसका पोटेंशियल था V। अगर इसकी कैपेसिटेंस C हो तो Q इक्वल टू CV, ये कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला है। अब अपन यहाँ से V की वैल्यू करते हैं, Q अपॉन C के फॉर्मेट में निकल जाएगी। इस स्टेज में अगर अपन इसे एक्स्ट्रा dq चार्ज दें, इस स्टेज में जब इसका पोटेंशियल V है, तो उसमें जो अमाउंट होगा खर्च वर्क डन, वो वर्क डन अमाउंट हम निकाल सकते हैं V dq से। तो ये W इक्वल टू क्यू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो Q यहाँ पर dq अमाउंट दिया हमने, उसका पोटेंशियल V था, तो V की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दें तो Q अपॉन C dq हो जाएगा। और अब ये जो छोटा सा अमाउंट निकला है किसी ऑलरेडी चार्ज ऑब्जेक्ट को dq एक्स्ट्रा चार्ज देने में, तो इसी का इंटीग्रेट करके हम निकाल सकते हैं कि टोटल 0 से q तक चार्ज देने में कितना वर्क डन हुआ होगा। तो वो वर्क डन निकालने के लिए हमने छोटे छोटे अमाउंटों वाले वर्क डन को ऐड कर दिया, यानी कि एक कंटिन्यूअस एडिशन इंटीग्रेशन किया है और इसमें ये dq की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने। और टोटल जो चार्ज हो रहा है वो 0 से q तक हो रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं आप, जो कांस्टेंट है c उसे बाहर निकाल लें। Q dq और Q का जो इंटीग्रेशन होता है वो q स्क्वायर अपॉन 2 होता है। जैसे अपन लिमिट प्लेस करेंगे तो q स्क्वायर अपॉन 2, 0 स्क्वायर अपॉन 2 को नेग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास आंसर इस फॉर्मेट में आ रहा है। लेकिन इसे अपन और में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि q इक्वल टू CV फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अगर आप q को यहाँ से रिप्लेस करें CV से, तो c स्क्वायर v स्क्वायर से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो ये q स्क्वायर अपॉन c बन सकता है CV स्क्वायर। इसी तरह C की वैल्यू इसमें Q अपॉन V प्लेस कर दे तो हाफ QV। तो तीनों फॉर्मेट में एनर्जी को लिख सकता है। यही अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इस ऑब्जेक्ट को चार्ज देने में खर्च हुआ है, यही इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इस चार्ज ऑब्जेक्ट की या चार्ज कंडक्टर की एनर्जी जो है वो इन तीन फॉर्मेट से किसी से भी निकाली जा सकती है। अगर आपको Q और C प्रोवाइडेड है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें, अगर C और V प्रोवाइडेड है तो ये फॉर्मूला यूज करें, और अगर Q और V प्रोवाइडेड है तो आप ये फॉर्मूला यूज करें एज पर द सिचुएशन। ओके, आगे हम देखते हैं कि चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, समझें कि अगर मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, उस पर चार्ज है, उसे अगर अपन कॉन्टैक्ट में लाते हैं किसी ऐसे दूसरे कंडक्टर के जिस पर चार्ज नहीं हो, तो ऑब्वियसली चार्ज जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, सपोज करूँ कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पर कोई चार्ज है, वो चार्ज है हमारे पास Q1, इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसका पोटेंशियल है V1। और सपोज एक दूसरा कंडक्टर है जिस पर कि चार्ज Q2 है, हो सकता है कि चार्ज ना हो, एक न्यूट्रल भी हो सकता है, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज है यहाँ पर। इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसका पोटेंशियल है V2। ये दो अलग अलग कंडक्टर हो गए, मतलब अलग अलग चार्ज है। हमने एज्यूम किया हुआ है कि सपोज कि Q1 जो है वो या एक पर चार्ज ज्यादा है, एक पर कम है, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं और उसके बेसिस पर देख लेते हैं कि इनके पोटेंशियल्स की पोजीशन क्या होगी। तो हमने एज्यूम किया सपोज कि V1 बड़ा है V2 से, और अगर इसके बीच में एक तार लगा दें हम, या फिर कंडक्टर वायर जोड़ दें, या इन दोनों को टच करा दें आपस में, ये सारे प्रोसेस वही होते हैं जिसमें हम चार्ज को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, चार्ज हमेशा तभी प्रोपोगेट होता है जब दो सिचुएशन या दो पॉइंट्स के बीच में कंडक्टर मीडियम तो हो ही सही, लेकिन साथ में उन दोनों के एजेस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पोटेंशियल अलग अलग है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली चार्ज जो है वो ट्रांसफर होगा। अब चार्ज की नेचर होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। पॉजिटिव चार्ज को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखें, अगर ये पोटेंशियल हाई है और ये लो है तो चार्ज हमेशा इस तरफ मूव करेगा। अब मूव करने के बाद ये कब तक मूव करेगा, जैसे जैसे चार्ज बढ़ जाएगा इसका चार्ज कम होगा, इसका चार्ज बढ़ेगा, और अमाउंट ऑफ चार्ज के वेराई करने से, डिक्रीज या इंक्रीज होने से इनके पोटेंशियल भी वेराई होंगे। तो अगर इसका चार्ज कम हो रहा है तो इसका पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा, और इसका चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर न हो जाए। तो अपन प्रोसेस देखते हैं। थोड़ी देर के बाद में सिचुएशन ये हो सकती है कि जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे कि ये C1 है, ये C2 है, तो कॉमन है, लेकिन यहाँ इसका पोटेंशियल डिक्रीज होकर V हो गया और इसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर V हो गया। अब ये जो सिचुएशन होगी इसमें
दोनों तरफ से जो है चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जितना चार्ज ये उसको देगा उतना ही चार्ज वो इसको देगा, और यहाँ हमें ऐसा लगेगा जैसे कि चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, यानी चार्ज केवल तब तक ही ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अब इस सिचुएशन में अपन सपोज कर लेते हैं कि इसका चार्ज Q1 डैश और इसका चार्ज Q2 डैश है, तो ये प्रोसेस कहलाता है चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें ये कॉमन पोटेंशियल कितना होगा या इसके Q1 Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये सब निकालने के लिए अपन कई सारी टेक्निक्स यहाँ काम में ले सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पर अपन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दें, तो आप समझ गए कि Q1 जो है वो बराबर होगा C1 V1 के, और यहाँ लगा के तो Q2 बराबर होगा C2 V2 के। अगर मैं यहाँ लगाऊं तो ये Q1 डैश बराबर होगा C1 V के, और ये Q2 डैश बराबर होगा C2 V के। अब आपने एक बात देखी होगी, नोटिस की, क्योंकि चार्ज केवल यहाँ से निकलकर वहाँ गया है, चार्ज खत्म तो नहीं हुआ, न कहीं बाहर लीक हुआ, तो इस सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। चार्ज जो है सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो पहले का जो टोटल चार्ज था वो बाद के टोटल चार्ज के बराबर होगा। ऐसे केस में पहले का चार्ज और बाद का चार्ज होगा हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश, और पहले का चार्ज था Q1 और Q2। अगर ये वैल्यूज प्लेस कर दें तो आप देख सकते हैं कि C1V प्लस C2V बराबर C1V1 और प्लस C2V2, और यहाँ से आप ये V कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V की वैल्यू हमारे पास आती है, वो आती है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसे बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो देखें, ये दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में टच कराने पर या उनके बीच में कोई वायर मीडियम प्रोवाइड कर देने पर चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इसके बराबर ना हो जाए। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है हमारे पास। अब अपन फाइनल चार्ज भी निकाल सकते हैं, तो ये इन स्टेप्स से बहुत इजीली निकल जाएगा। कि अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो है उसे निकालें तो C1V अपॉन C2V, यानी कि ये C1 अपॉन C2 के रेशियो में आ रहा है। तो अब अगर चाहें अपन टोटल चार्ज में पहले से मालूम ही है Q1 प्लस Q2 है, रेशो वाले फॉर्मूले यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि रेशो फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर C1 अपॉन C1 प्लस C2 और Q1 प्लस Q2 ऐसे, या अगर मैं Q2 डैश निकालना चाहूँ तो C2 अपॉन C1 प्लस C2, और टोटल चार्ज जो है वो इतना था पहले का, तो वो हमारे पास रहेगा। तो इस रेशो वाले फॉर्मूले से इसके रेशो में मैंने टोटल चार्ज को डिवाइड कर दिया, या फिर इसके रेशो में टोटल चार्ज को डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से अपन बाद के चार्जेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनल चार्ज होगा। ओके, अगला अपना आर्टिकल है एनर्जी लॉस इन चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। देखिए, ये डिफाइंड है कि हमेशा जब भी चार्ज ऐसा रिडिस्ट्रीब्यूट होता है तो टोटल एनर्जी का कुछ अमाउंट चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन में कंजर्व हो जाता है। इस तरह से हमेशा एक लॉस होता है। तो अगर अपन एनर्जी लॉस को बात कर रहे हैं तो लॉस जो होगा वो हमेशा पहले ज्यादा होगी बाद में कम होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी में डिफरेंस निकाल लें तो लॉस मिल जाएगा। देखते हैं वो कैसा आता है। तो डेल्टा ई से उसको इंडिकेट करते हैं। अब एनर्जी लिख रहे हैं अपन, तो इनिशियल एनर्जी दो हमारे पास कंडक्टर थे C1 C2 जो अपन ने लास्ट आर्टिकल में लिए थे, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर और हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये हमारे पास में इनिशियल एनर्जी थी। और बाद में एनर्जी कितनी हो गई, दोनों का कॉमन हो गया पोटेंशियल V, तो उसको लिख सकते हैं अपन हाफ C1 V स्क्वायर और हाफ C2 V स्क्वायर। ये एनर्जी हो गई हमारी बाद की, इसमें V कॉमन है। तो अब आप इसके लिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें आप। 1/2 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचने पर यहाँ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ से देखें आप कि V स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन यहाँ बनती है। तो अगर आप V की वैल्यू पुट कर दें जो कि अपन पहले ही निकाल चुके हैं, तो C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, यहाँ तक तो है ही सही। और मैं इस V स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस कर रहा हूँ जो कि बराबर होती है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये इसका होल स्क्वायर में प्लेस कर दिया। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला था, अभी अपन ने डिराइव किया था, इसको यहाँ प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, एक C1 C2 से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो C1 V1 स्क्वायर
प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का फुल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये सिचुएशन हमें मिल रही है। अब इसमें आप चाहे तो C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लें, तो आप देख रहे हैं कि अपॉन में तो यहाँ 2 बाहर कॉमन था और C1 प्लस C2 को हमने एलसीएम ले लिया, तो आपके पास C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 बचेगा प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 बचेगा और माइनस आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बचेगा। ये आपका एलसीएम गया। अब अपन चाहे तो इस टर्म को भी खोल सकते हैं, ओपन कर देते हैं, तो ये सिंपलेस्ट टर्म में कट जाएगा जो कटना होगा। अब यहाँ देखें आप C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और यहाँ देखें तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ठीक है, और अपॉन में चल रहा है यहाँ पर 2 C1 प्लस C2। अब आप देखिए देखा कट सकता है, इसमें से जो टर्म कैंसिल हो सकती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर। अब जो बचा ये और ये, इन सब में से आप कॉमन ले लें C1 C2 को, अपॉन में 2 C1 प्लस C2 है ही सही, यहाँ से बचता है V1 स्क्वायर, यहाँ से बचता है V2 स्क्वायर और वहाँ से बचता है 2 V1 V2। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इस टर्म के अंदर आप देख सकते हैं कि C1 C2 जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जबकि V1 बड़ा हो V2 से या V2 बड़ा हो V1 से, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से हमेशा एक एनर्जी लॉस ही हो रहा है।